हेलो चैंपियंस। क्रैक सिविल विद एआई में आपका फिर से स्वागत है। टीएनपीएससी एई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट और ईएससी को स्मार्ट एआई पावर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्रैक करने का आपका अचूक हथियार। अगर आप यहां नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं, घंटी दबाएं और सभी नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप एक भी हाई यील्ड लेक्चर मिस ना करें जो आपकी रैंक बदल सकता है। तो चलिए आज की मास्टर क्लास शुरू करते हैं। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या, फिर रेक्टेंगल के लिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो डिराइव करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल टूल पैरेलल एक्सिस थ्योरम को सीखेंगे, और सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि उसे असली न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स पर लगाकर भी देखेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी टिप्स हैं उनके साथ सब कुछ रिकैप करेंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। देखिए, किसी भी मुश्किल टॉपिक को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी जड़ों को, उसके फंडामेंटल्स को मजबूती से पकड़ लिया जाए, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं, असल में बस ये बताता है कि कोई भी शेप, कोई भी क्रॉस सेक्शन बेंडिंग को कितना रेजिस्ट कर सकता है, मतलब उसे मोड़ना कितना मुश्किल है। अब इसका जो कोर मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स डी को उनकी दूरी के स्क्वायर से गुणा करके जोड़ रहे हैं, और यही वाई स्क्वायर सबसे कमाल की चीज़ है। ये हमें बताता है कि जो एरिया एक्सिस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसका बेंडिंग को रोकने में योगदान उतना ही ज़्यादा होगा। ये सिर्फ 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि स्क्वायर में बढ़ता है। इसीलिए तो आई बीम के फ्लैंज चौड़े और सेंटर से दूर होते हैं। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया के बीच का फ़र्क समझना। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है और एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से सवाल बनते ही बनते हैं। देखिए, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया में हम एरिया को सिर्फ दूरी y से गुणा करते हैं, जबकि सेकंड मोमेंट यानी हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम एरिया को दूरी के स्क्वायर y स्क्वायर से गुणा करते हैं। एक और बड़ा फ़र्क, किसी भी शेप का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमेशा 0 होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट 0 नहीं बल्कि मिनिमम होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। अब हम रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव करेंगे जो आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। देखिए, सिर्फ फॉर्मूला रटने से बात नहीं बनेगी, वो फॉर्मूला आया कहाँ से ये समझना आपको मुश्किल सवालों को सॉल्व करने की ताकत देगा। तो सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट IXX निकालते हैं। सोचिए, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हम उसे बहुत सारी पतली पतली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में काट रहे हैं। हम इनमें से एक स्ट्रिप को लेते हैं, इसकी चौड़ाई b है और इसकी मोटाई बहुत ही कम dy है। तो इसका एरिया यानी dA क्या होगा? सीधी सी बात है, b गुणा dy। अब इस dA को हम अपने मेन फॉर्मूले इंटीग्रेशन y स्क्वायर dA में रख देते हैं। तो ये बन गया IXX इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर b dy। अब बात आती है लिमिट्स की। क्योंकि हम सेंट्रोइडल एक्सिस यानी सेंटर लाइन से नाप रहे हैं, तो ये स्ट्रिप नीचे की तरफ -d/2 से शुरू होकर ऊपर की तरफ +d/2 तक जाएगी। ये सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं, और जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक बहुत ही ज़रूरी स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट है IXX इज इक्वल टू BD³/12। चैंपियंस, इस फॉर्मूले को मार्क कर लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर्मूला है। याद रखिएगा, ये जो 12 से डिवाइड हो रहा है ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके मिला एक फिक्स्ड कांस्टेंट है जो दुनिया के हर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमेशा यही रहेगा। लेकिन क्या हो अगर हमें सेंट्रॉइड की जगह बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो? प्रोसेस लगभग वही है। हम वही एलिमेंटल स्ट्रिप dA इक्वल टू b इंटू dy इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क आएगा इंटीग्रेशन की लिमिट्स में, क्योंकि अब हमारी रेफरेंस एक्सिस बेस है तो y की वैल्यू 0 से लेकर d तक जाएगी, और जब हम इन नई लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक और नया स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलता है BD³/3। ये भी एक स्टैंडर्ड डिराइव्ड वैल्यू है। अच्छा, IX की बात तो हो गई, अब वर्टिकल एक्सिस यानी IY का क्या? यहाँ आपके लिए एक बहुत आसान एग्जाम टिप है, बस b और d को आपस में बदल दीजिए। लॉजिक बिल्कुल सेम है। एक थंब रूल याद रखिए, जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी पावर 1 रहती है और जो परपेंडिकुलर होती है उसकी पावर 3 हो जाती है। तो IY के लिए ये बन जाता है DB³/12। तो अब हमारे पास सेंट्रॉइड और बेस के लिए तो फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर हमें किसी और ही एक्सिस के अबाउट my निकालना हो तो
क्या हर बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारा अगला टूल हमारी सुपर पावर काम आती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस थ्योरम का फॉर्मूला बहुत सीधा है, आई न्यू बराबर ICM प्लस AD स्क्वायर। यहां आई न्यू है हमारी नई पैरेलल एक्सिस के अबाउट MOI, ICM है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट MOI, जो हमेशा मिनिमम वैल्यू होती है। A है शेप का टोटल एरिया और D है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इस थ्योरम की शुरुआत हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस यानी ICM से ही करनी होती है। तो ये थ्योरम काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। पहला प्रिंसिपल, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस पर मिनिमम होता है। दूसरा, जैसे जैसे आप एक्सिस को सेंट्रोइड से दूर ले जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ती जाती है। और कितनी बढ़ती है? ये बढ़ती है एक शिफ्ट टर्म से, जो है AD स्क्वायर। याद है, हमने देखा था कि बेस पर MOI BD³/3 सेंट्रोइड वाले MOI BD³/12 से ज्यादा था। ये थ्योरम उसी लॉजिक को एक फॉर्मूला देता है। थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली मजा तो इसे अप्लाई करने में है। तो चलिए अब इस थ्योरम को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए एक्शन में देखते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके डिमेंशंस हमने इस उदाहरण को समझने के लिए मान लिए हैं। चौड़ाई B = 1200 mm और गहराई D = 100 mm। हमें इसका MOI एक ऐसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके सेंट्रोइड से 450 mm की दूरी पर है। ये दूरी भी हमने सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए मानी है। स्टेप 1, ICM की कैलकुलेशन। इसके लिए हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला IXX = BD³/12 इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपनी मानी हुई एग्जाम्पल वैल्यूज इसमें डालते हैं। B = 1200 mm और D = 100 mm। तो ये हो गया 1200 × 100³/12। इसको सॉल्व करने पर हमें ICM के लिए 1 × 10⁸ mm/4 का कैलकुलेटेड रिजल्ट मिलता है। ध्यान दें, 1200 और 100 हमारी मानी हुई वैल्यू हैं, जबकि फॉर्मूले का 12 एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। अब स्टेप 2, एरिया निकालते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। A = B × D, यानी 1200 × 100 = 1,20,000 mm²। अब आता है स्टेप 3, शिफ्ट टर्म AD स्क्वायर की कैलकुलेशन। हमारे पास A की वैल्यू है और प्रॉब्लम में दी गई मानी हुई दूरी D = 450 mm है। तो हम 1,20,000 को 450 के स्क्वायर से गुणा करेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें शिफ्ट टर्म के लिए 2.43 × 10⁻10 mm4 की कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है। और अब फाइनल स्टेप, हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे। I new = IMCM प्लस AD स्क्वायर। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज को रखिए, 1 × 10⁸ प्लस 2.43 × 10⁻10। तो इस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के लिए हमारा फाइनल कैलकुलेटेड रिजल्ट आ गया 2.44 × 10⁻10 mm4। आप देख सकते हैं कि शिफ्ट टर्म की वैल्यू कितनी ज्यादा है। यही साबित करता है कि सेंट्रोइड से दूर जाने पर MOI कितनी तेजी से बढ़ता है। चलिए कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए सेक्शन 5 में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम वर्टिकल एक्सिस शिफ्ट पर काम करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रॉब्लम यह है, उसी रेक्टेंगल का MOI एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट निकालिए जो उसके किनारे से 1000 mm दूर है। अब देखिए यहां सबसे क्रिटिकल स्टेप है दूरी D की सही कैलकुलेशन। थ्योरम हमेशा नई एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच की दूरी इस्तेमाल करता है। हमारी नई एक्सिस किनारे से 1000 mm दूर मानी गई है और सेंट्रोइडल एक्सिस किनारे से कितनी दूर है? हमारी मानी हुई चौड़ाई 1200 mm है, तो सेंटर 1200/2 = 600 mm पर होगा। तो दोनों एक्सिस के बीच की टोटल दूरी हुई 1000 mm प्लस 600 mm यानी 1600 mm। एग्जाम में यह गलती बहुत होती है, तो सावधान रहिएगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सेंट्रोइडल MOI यानी IYY कैलकुलेट करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है DB³/12। हमारी मानी हुई वैल्यूज D = 100 mm और B = 1200 mm को रखने पर हमें मिलता है 100 × 1200³/12। इसे सॉल्व करने पर हमारा कैलकुलेटेड रिजल्ट आता है 1.44 × 10⁻10 mm4।
अब हम शिफ्ट टर्म AD² निकालेंगे, जहां A इज इक्वल टू 1,20,000 mm² है और हमारी नई दूरी D बराबर 1600 mm है। इस कैलकुलेटेड वैल्यू को IYY में जोड़ने पर हमारा फाइनल कैलकुलेटेड रिजल्ट आता है 3.216 × 10⁻11 mm4। तो देखा आपने, ये थ्योरम किसी भी डायरेक्शन में पैरेलल एक्सिस के लिए कितनी आसानी से काम करता है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करते हैं, ताकि आपकी रैंक टॉप पर आए। ये स्लाइड इस पूरे लेक्चर का निचोड़ है। यहाँ वो सारे ज़रूरी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमने आज कवर किए। सेंट्रॉइडल एक्सिस के लिए BD³/12, बेस के लिए BD³/3 और किसी भी पैरेलल एक्सिस के लिए हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मेरी सलाह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए। और अब जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की शुरुआत बेस वाले MOI यानी कि I बेस से कर सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं, इस पर सोचिएगा जरूर। ये एक बहुत कॉमन पीच है जिसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं और हम इस पर अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर इस डिटेल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर से आपको मदद मिली तो उस लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। इससे मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर आपका सबसे बड़ा डाउट क्या है, या आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए। मैं उसे जल्द ही कवर करूंगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए इन एग्जाम्स को साथ मिलकर क्रैक करते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी टैलेंट को हरा देती है। देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप ये कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हाइल्ड लेक्चर में। जय हिंद।